हेलो स्टूडेंट, देखो हम क्लास 10th द्विघात समीकरण चैप्टर है उससे हम कर रहे हैं आज। ठीक है, एनसीईआरटी का ये तुम्हारा, और एनसीईआरटी के साथ साथ हम अलग से भी क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी देख लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम शुरुआत कर रहे हैं द्विघात समीकरण की। चैप्टर है दूसरे का द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर शायद 4 है तुम्हारा, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण, सबसे पहली बात बताऊं तुम्हें मैं, हम द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं क्लास 9th के अंदर। तो वहां पर द्विघात बहुपद की क्या परिभाषा थी? द्विघात बहुपद की परिभाषा थी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 2, उसे हम क्या बोल देते थे? द्विघात बहुपद बोल देते। यानी जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2, उसे द्विघात बहुपद बोल देते हम। तो द्विघात बहुपद की फॉर्म क्या होती थी? ax² प्लस bx प्लस c होता था हमारा। ठीक है, बस अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या कर दिया उन्होंने? द्विघात समीकरण बनाने के लिए उन्होंने बस ax² प्लस bx प्लस c के बराबर में क्या इसे किसके बराबर लिख देंगे? हम 0 के बराबर लिख देंगे। जैसे लिखा है हमने ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, बस इसको ही हम 0 के बराबर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अगर हम द्विघात समीकरण की फॉर्म देखें, यानी दिखने में कैसा दिखेगा वो, तो बनेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और यहाँ पे ए बी सी क्या है? हमारी ए बी सी वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है, यानी ए बी सी क्या है? यहाँ पे वास्तविक संख्या है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, मैं कभी भी ध्यान रखना है x² का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक, x² गुणांक कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे कभी 0 नहीं होगा। अगर मान के चलो x² गुणांक 0 हो गया तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा हमारा, और जब पूरा पद 0 होगा तो कहने का मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा? bx प्लस सी बचेगा। और bx प्लस सी क्या को प्रदर्शित करता है? यानी एक घात वाले समीकरण को प्रदर्शित करेगा। और एक घात वाला समीकरण किसको प्रदर्शित करता है? एक रेखा को प्रदर्शित करेगा। हम पीछे सीख चुके हैं एक चर वाले रेखा समीकरण, तो वहां पर हम ग्राफ पे दिखाते थे, तो क्या 2 चर वाले रेखा समीकरण या 1 चर वाले रेखा समीकरण, बात एक ही। ठीक है, तो वहां पर एक रेखा निकलती थी ग्राफ पर, लेकिन ax² प्लस bx प्लस c काय को प्रदर्शित करता है? एक परवलय को प्रदर्शित करता है। यही काय को प्रदर्शित करेगा? एक परवलय। परवलय कैसा होता है हमारा? तुमने देखा होगा पीछे चैप्टर में बहुपद 2 पढ़ा है हमने। ठीक है, ऐसे ऐसे करके परवलय बनते हैं हमारे, और मुझे टच कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई ऐसे निकल जाता है हमारा। ठीक है, कोई ऐसे निकलता है हमारा, तो उसके टाइप अलग है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है कि जे इसके बराबर 0 के बराबर नहीं होगा, ए, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर द्विघात समीकरण की परिभाषा बनाए हम, तो द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं हमारे देखने में? एग्जाम्पल ऐसे होंगे 2x² प्लस x माइनस 300, यानी 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0। तो जे एक इसी फॉर्म का है, देखो ध्यान से, a की जगह पर 2 आ गई है, x² यूं की हुई है, देखो ध्यान से, और b की जगह पर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? यहाँ पे 1 मान लेंगे, और x की x है, और c के प्लेस पे क्या आ गया हमारा? माइनस के 300 बराबर 0, बस वही फॉर्म है हमारी। ठीक है, 2x² माइनस के 3 और प्लस के 1 बराबर 0, ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है हमारा। ठीक है, तो बस अब हमें करना क्या है मैं बताऊं तुम्हें। सबसे पहली बात तो पहली एक्सरसाइज के अंदर ये ध्यान रखना है हमें, उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने इनडायरेक्टली तुम्हें पूछ लिया होगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, बस पहचान करिए। बस तुम्हें उसके अंदर आइडेंटिफाई यानी पहचान करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो, द्विघात समीकरण पहचान करने के लिए बहुत से तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं डायरेक्टली पहचान कर लेंगे हम, यानी डायरेक्टली देख लेंगे हम कि ये द्विघात समीकरण ऐसी फॉर्म बन रही है, यानी ऐसी फॉर्म बन रही है वाली। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हम डायरेक्ट नहीं पहचान पाएंगे, उन्हें हम क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए हमें 1-2 आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो 1-2 आइडेंटिटी कौन कौन सी? यानी पहली आइडेंटिटी तो हमारी ये है a प्लस, यानी फॉर्मूले जो पढ़े थे हमने 8th क्लास में 9th क्लास में, वही फॉर्मूले है, बस और कुछ नहीं है। तो सबसे पहला पढ़ा था मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी प्रकार a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इन 2 3 4 फॉर्मूला का यूज करके हम आसानी से हम पहचान कर लेंगे हम। ठीक है, यानी सॉरी, ये गलत हो गया, देखिए, हाँ, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम इतनी 4-5 फॉर्मूला का यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे कि वास्तव में है क्या नहीं द्विघात समीकरण, बस। ठीक है, चलो देखते हैं फिर एक्सरसाइज करेंगे हम 4.1, यानी एक्सरसाइज 4.1।
चलो देखते हैं 4.1 क्या देख रहे हैं। 4.1 देखो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अब, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन में पूछा उन्होंने, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है, इनमें से पहचान करनी है हमें कि द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो सबसे पहली बात तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर डायरेक्टली नहीं पहचान पाए तो थोड़ा सा हल करना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा सा हल करेंगे हम, यानी कोई फॉर्मूले की सपोर्ट से करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें ये वाला, यानी ये बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का होल क्यूब बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल क्यूब बताया था मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। तो इन्हीं चारों सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके हम चेक करेंगे कि वास्तव में वो दे रखे हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन में हमें पता पड़ेगी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा होगा इसमें, तो a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है, तो खोल देंगे। देखो कैसे खोलेंगे, देखो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर इधर 2 से गुणा कर देंगे हम, इधर क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2x और माइनस 2 दिया 6। अब जी क्या हो गया हमारा x स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है जी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जी कितना हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 यानी 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे इनको इधर ही ले लेंगे अपनी तरफ, तो जी कितना हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का हो गया प्लस के 6 बराबर 0। तो कहने का मतलब क्या होगा हमारा x स्क्वायर और जी 2x से 2x कैंसिल हो गया हमारा, प्लस माइनस कट जाएगा हमारा, ठीक है, प्लस माइनस कटेगा तो 6 और कितना हो गया हमारा 7 बराबर 0। तो जी आ गया जी। तो मैंने बताया था तुम्हें सबसे पहली बात तो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो पहली बात तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि 2x स्क्वायर वाला पद है वहाँ पे, मैंने बोला था x स्क्वायर वाला पद होना चाहिए बस, और बाकी की हो या ना हो, तो बस bx वाला पद 0 हो गया इसमें, हो जाना, तो उससे कोई परेशानी नहीं, यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यहाँ लिख देंगे हम द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा करेंगे, देखो दूसरा कैसे करेंगे हम, दूसरा दे रखा है x स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, माइनस 2x ऐसे लिख लेंगे, हम क्या करेंगे माइनस 2 से अंदर गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 2x, और ये दोनों को अपनी तरफ ले लेंगे, तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर, यहाँ पर बराबर कितना रह जाएगा, यहाँ पर पूरी जगह पर 0 रह जाएगा हमारा। अच्छा x स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे हम, 2x और 2x कितना हो गया माइनस का 4x और ये हो गया प्लस का 6 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण है, बन रहा है, देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर वाला पद ही है, लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, देखो तीसरा क्वेश्चन कैसे देखते हैं हम, देखो तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 2 x प्लस 1 ब्रैकेट में और x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हम पिछली क्लासों में सीखते आए हुए हैं। कैसे करते थे हम, x का पहले पूरे दोनों के साथ कर लेंगे, फिर माइनस 2 के दोनों के साथ कर लेंगे, यानी x का पहले x से करेंगे फिर 1 से करेंगे, फिर माइनस 2 का x से करेंगे फिर माइनस 2 का 1 से करेंगे, ठीक करो। देखो x का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 से करेंगे तो x हो जाएगा हमारा, ठीक है। और माइनस 2 का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2 बराबर, ऐसे इसी प्रकार इधर करेंगे हम, x का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x का 3 से करेंगे तो 3x, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x और माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से देखना है, तो x स्क्वायर और 2x में से x गया तो कितना बचेगा माइनस का x, और जो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 2 बराबर x स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, अभी 3x में से एक x गया तो कितना बचेगा 2x और जो हो जाएगा माइनस का 3। अब क्या करेंगे जी वाला जो पक्ष है ना दाएं तरफ की तरफ का उधर ले लेंगे, अपनी तरफ ले आओ, क्योंकि बराबर में 0 होना चाहिए हमारा, x माइनस के 2 और जिधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 3। जी हम पहले से सीख चुके हैं कि पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है हमारा, तो जो प्लस का है तो माइनस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का होगा, बराबर में क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। अब तुम देख रहे होंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया हमारा, तो बच गया कितना, देखो 2x और 1x कितना हो गया माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन रहेगा माइनस का, और 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1 बराबर कितना रहेगा 0। अब तुम देख रहे होंगे यहाँ पे कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर वाला पद तो है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या कह देंगे हम, ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी इसके बारे में क्या कह देंगे हम द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसे सॉल्व करेंगे, अब इसे ही सॉल्व कैसे करेंगे, देखो
अब क्या करेंगे यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 2 से x से करेंगे तो कितना होगा 2x²। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 1 से करेंगे तो x, और 3 से करेंगे तो -6x और माइनस का 3 बराबर x का x से करेंगे तो x², x का 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब इधर ही ले लो अपनी तरफ, तो 2x² प्लस का जी कितना बचेगा माइनस का 5x बच जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 3, और इधर ले लेंगे तो माइनस का x² हो जाएगा और जी माइनस का 5x हो जाएगा बराबर कितना बचा हमारा 0। अब तुम देख रहे होंगे 2x² प्लस के हमारे और जी x² माइनस के हैं, तो 2 में से एक गया तो कितने बचेंगे हमारे प्लस का x²। ठीक है, 5x और 5x कितना हो जाएगा हमारा 10x हो गया हमारा। ठीक है, 5x कितना हो गया हमारा 10x हो गया। ठीक है, अब माइनस का 3 तो अकेला है, तो माइनस का 3 क्या करेंगे ऐसे कैसे लिख देंगे, बराबर में कितना रहेगा हमारा 0, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है, क्योंकि x² वाला पता रहा है हमारा, तो क्या करेंगे हम द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं हम, देखो जे वाला देखते हैं हम, तो जे वाला पद तो ऐसे ही रख देंगे क्योंकि इधर का तो कोई यही नहीं मल्टीप्लाई कर लें, 2x - 1 इधर कर लेंगे, x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x², x का 1 से करेंगे तो -x, 5 का x से करेंगे तो 5x, और 5 का 1 से करेंगे तो -5। अब क्या करेंगे ये नंबर इधर ही ले आओ या उधर ही ले जाओ। ठीक है, उधर इधर ले जाना तुम, तो देखो जी वाला तो ऐसे लिख लेंगे हम x², और जी 5x में से एक x गया तो कितने बचेंगे हमारे 4x, और जी माइनस का 5, और जी ले जाएंगे तो माइनस का 2x और प्लस का 1 बराबर 0। तो देखो x² और 4x में से 2x गए तो कितने बचेंगे हमारे 2x, और -5 प्लस ये कितना हो गया माइनस का 4 बराबर क्या बचेगा हमारे 0। तो द्विघात समीकरण है हमारा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे कैसे करेंगे। अब तुम देख रहे होंगे इधर तो x³ आ गया है, इधर x² है, तो वैसे सॉल्व कर लेते हैं हम तब भी एक बार। देखो x² प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर 0, बराबर 0 नहीं सॉरी जिसे खोल देंगे हम। देखो x² प्लस का 2² माइनस का 2ab, तो देखो x³ इधर है x³, तो देखो x³ प्लस के 3x प्लस के 1, और ये क्या हुआ हमारा x² और जी 2 का वर्ग 4, और ये कितना हो जाएगा 4x, इधर ही ले आओ अपनी तरफ, तो x³ प्लस के 3x प्लस के 1 माइनस का x² माइनस का 4 और प्लस का 4x, यानी चिन्ह बदल जाएंगे पक्षांतर करने पर, इधर क्या रह जाएगा ना 0। तो क्या हो जाएगा x³ और माइनस का x² और 3x और 4x कितने हो गए 7x और प्लस का 1। यहाँ तो घात कितनी आ गई हमारी, घात आ गई हमारी, घात 3 आ गई, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं हम। देखिए हम क्वेश्चन कर रहे थे 7th वाला, x + 2 का होल क्यूब और 2x x² - 1, तो मैंने बताया था कि x + 1 का होल क्यूब लगेगा इसके अंदर, तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट के अंदर a + b, तो लगाते देखो कैसे खोलते हैं हम a³। देखो a के प्लेस पर तो हम रखेंगे x और b के प्लेस पर रखेंगे हम 2 यानी स्थान पर, और तो रखेंगे x³ + 2 का क्यूब + 3, और a के प्लेस पर कितना है हमारा x है यहाँ पे, तो लिख देंगे x × 2 और ब्रैकेट में x + 2 यूँ की, क्योंकि a + b हमारा यूँ की आ जाएगा। ठीक है, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 2x³ हो जाएगा हमारा, और जो हो जाएगा हमारा 2x माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x³ प्लस के 8 और 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में x + 2 और बराबर हो जाएगा हमारा 2x³ - 2x, अंदर गुणा कर देंगे हम, तो x³ प्लस के 8 प्लस 6x का मल्टीप्लाई करेंगे हम, x से तो कितना हो जाएगा 6x² और 6 दूनी 12x बराबर कितना हो जाएगा 2x³ - 2x। अपनी तरफ ले लेंगे इसे, अब अपनी तरफ लेंगे, देखो x³ + 8 + 6x² + 12x माइनस का हो जाएगा 2x³ और प्लस का हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो x³ तो ऐसे रहने देंगे हम, और नहीं सॉरी 2x³ में से हम x³ उठा देंगे तो कितना बचेगा -1x³ बच जाएगा हमारा। ठीक है, -1x³। अब देखो 6x² तो अकेला है तो ऐसे लिख देंगे 6x²। अच्छा, अब एक बात देख रहे होंगे तुम, 12x और 2x कितना हो गया 14x हो गया हमारा। ठीक है, और 8 अकेला है और तो कोई नंबर नहीं है, तो प्लस के 8 बराबर 0।
तो ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। क्यों? साफ दिख रहा है कि पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही घात। तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं। देखो एक और क्वेश्चन और बचा है और उसे और करते हैं हम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा, यानी 8th वाला और रह गया हमारा। 8th वाले में क्या दे रखा है हमें, 8th वाले में दे रखा है हमें, यहीं पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। 8th वाला देखो एक बार, तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्स क्यू प्लस माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 एक्स माइनस 2 का होल क्यू। तो जो तो ऐसे चलने देंगे, इधर होल क्यू खोल देंगे, तो ए क्यू यानी एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू माइनस 3x बाई यानी 3ab 3ab और ब्रैकेट में एक्स माइनस 2। ए की जगह एक्स है और बी की जगह 2 है और एक्स माइनस 2 ऐसे लिख दिए। अब एक्स क्यू ऐसे नहीं, 2 का क्यू कितना हो गया 8 और जो 3 दूनी 6x हो गए हमारे, एक्स माइनस 2 ऐसे रहने दिया। अब एक्स की फिर ऐसे ये वाली लाइन तो अभी चलेगी यहाँ तक, ठीक है। और 8 माइनस के 6x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस हो गए हमारे। अब क्या करेंगे, अपनी तरफ ले लेंगे इन सबको, जो प्लस का हो तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया और माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया, जी कट गए दोनों। तो देखो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए तो कितने 2x स्क्वायर बच गए और 12x और 1x कितना हो गया 13x हो गई हमारी, ठीक है। और 8 और 1 कितना हो गया 9। ये हमारा द्विघात समीकरण है, सही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे थोड़ी बहुत कुछ उदाहरण। देखो हम क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें करना है 2 वाला। तो जो 2 वाले में बोल रहे हैं, देखो निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जो स्थिति दे रखी है उसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करनी है हमें। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी एक आयताकार भूखंड हमारे पास, उसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई यानी मीटर में लेनी है हमें, क्षेत्र की लंबाई हमें मीटर के अंदर लेनी है। तो जो बोल रहे हैं क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी जो लंबाई है वो 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो बताऊं तुम्हें, एक आयताकार भूखंड कैसा होता है मैं बताऊं तुम्हें। देखो एक आयताकार भूखंड में बना के दिखाता हूँ तुम्हें, आयताकार भूखंड कैसा दिखता है हमारे। जैसे हम जानते हैं कि एक आयत होता है हमारा, ये आमने सामने की हो जाए जिसमें बराबर हो, जैसे हम बनाए जी वाला बनना था हमारा आयत। तो जी लंबाई हमारी जिसे हम L से लिखते हैं, और जी चौड़ाई यानी ज्यादातर हम B से लिखते हैं, ठीक है, चौड़ाई। तो ये आयताकार भूखंड है हमारा, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी जी वाली भुजा इसके बराबर होगी और जी वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो जो बोल रहे हैं एक आयत की लंबाई यानी जी वाली लंबाई है ना, जे वाली लंबाई जे लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें चौड़ाई तो पता होना चाहिए, यहाँ चौड़ाई नहीं मालूम चौड़ाई कितनी है, तो हम क्या करेंगे पहले चौड़ाई को मान लेंगे हम, एक्स के बराबर मान लो, वाई के बराबर मान लो, तुम्हारी मर्जी इसमें मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ देखो कैसे लिखेंगे हम, देखो एक बार समझे, देखो माना आयत की चौड़ाई x मीटर है, आयत की चौड़ाई x मीटर है। यहाँ पे एक आयत बना लो छोटा सा समझने के लिए, ठीक है। जब आयत की चौड़ाई x मीटर है तो जी चौड़ाई यानी x मीटर हो गई यहाँ पे। अब जो बोल रहे हैं क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो लंबाई यानी आयत की लंबाई हो जाएगी हमारी, लंबाई बराबर चौड़ाई का 2 गुना यानी इसका 2x कर देंगे गुणा, और चौड़ाई के 2 गुने से कितनी अधिक है 1 अधिक, तो अधिक के लिए हम क्या कर देते हैं 1 जोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर कितनी होगी लंबाई 2x + 1 मीटर, ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि जो बोला है क्षेत्रफल का इतना जगह है 528, तो हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से ही छोटी क्लास में, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528 और लंबाई कितनी निकाली हमने 2x + 1 और चौड़ाई कितनी निकाली हमने x, जी हमने मान रखी थी। अब x का क्या करेंगे ब्रैकेट में गुणा कर देंगे हम,
देखो x गुणा पीछे से कर दो चाहे आगे से कर दो, बात एक ही, मल्टीप्लाई लग रहा है, तो गुणा कैसे करेंगे, देखो 528 और x का 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर और x का 1 से करेंगे तो x, और ये 528 को इधर ले आएंगे हम, तो इधर क्या रह जाएगा हमारा, 0 रह जाएगा हमारा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस x और जो हो जाएगा माइनस के 528, अब इसे सीधा करके लिखो तो अपनी तरफ से, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। अब देखो इन्होंने ये भी पूछा था क्वेश्चन में कि आयत भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जी रख दे, 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 528 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब क्या कह रहे थे वो, एक भूखंड की, देखो यहाँ लिख रहा है हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई चौड़ाई तो जब ज्ञात करेंगे जब इसका गुणनखंड कर देंगे हम, तो हम गुणनखंड सीखेंगे अगली वाली एक्सरसाइज में, तब मैं इसे आगे और करा दूंगा तुम्हारे, ठीक है। अभी फिलहाल इसी एक्सरसाइज में हमें इतना ही करना है, द्विघात समीकरण निकालना है, ठीक है। तो देखो आगे अगला वाला क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, यानी ऐसे दो क्रमागत संख्या है इनका गुणा करेंगे हम तो 306 के बराबर है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहली बात तो हमें वो संख्या ढूंढनी पड़ेगी क्रम से जो उनका गुणनफल 306 हो, तो ऐसे ढूंढना तो बहुत कठिन है, तो हम एक तरीका है, देखो एक बात बताऊँ तुम्हें यहाँ पे, जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि क्रमागत का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखो मैं बताऊँ यहाँ पे देख लेना, क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आना, क्रम से आना, कोई नंबर क्रम से आ रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं हम क्रमागत, ठीक। अच्छा क्रम से यानी अगर मैं तुमसे बोलूँ, जैसे बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर है, अब तुम देख रहे होंगे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यानी पिछली वाली संख्या में 1 जोड़ा है तब अगली वाली संख्या बनी हमारी। इसी प्रकार यहाँ पे हम 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा, इसी प्रकार हम 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो हमें ये बात पड़ गई कि अगर हम अगली वाली संख्या निकालनी हो तो पिछली वाली संख्या में 1 जोड़ेंगे। अब हमें ये नहीं मालूम हो कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हमें, तो मान के चलो मैं x से स्टार्ट करते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम x से, तो जब अगली वाला नंबर निकालेंगे तो इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा तो x प्लस 1, अगला इससे अगला निकालना पड़ेगा तो x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, इसी प्रकार हम चलते रहेंगे। तो इन्हें बोलते हैं हम क्रमागत संख्या, क्या बोलते हैं हम, क्रमागत संख्या। तो जब भी तुम्हें जरूरत पड़े क्रमागत संख्या की तो मानेंगे क्या, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, जितने की जरूरत हो उतनी, 2 की जरूरत हो तो 2 ले लेंगे यहाँ से, 3 की जरूरत हो तो 3 ले लेंगे, कोई से भी 3 ले लो, बस क्रम से होने चाहिए, जैसे x से स्टार्ट करें तो x प्लस 1, x प्लस 2, ठीक है। अच्छा अगर ये तो केवल क्रमागत संख्या है। अच्छा दूसरी बात सम और विषम की बात आती है, सम और विषम के बारे में और बताऊंगा मैं, ठीक है, जब आएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो हम इसी के ऊपर क्वेश्चन करना है हमें क्रमागत संख्या को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम माना दो क्रमागत संख्या, माना सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, माना दो क्रमागत संख्या x व x प्लस 1 है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार इन दोनों का गुणनफल, यानी बोलते रहे दो क्रमागत संख्याओं पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो यानी x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितने के बराबर है, 306 के बराबर है, ठीक है। वैसे सॉल्व करेंगे तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, x का 1 से करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 306 को अपनी तरफ ले लेंगे हम, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 और बराबर में कितना रह जाएगा हमारा 0, जी बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब क्रमागत संख्या है कौन सी, वो मैं अगली देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन देखो कैसे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी जो रोहन की माँ है रोहन से 26 साल बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी अगर उनकी आयु का गुणा कर दें कब, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी थी, तो देखो यहाँ पर रोहन की आयु नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, रोहन की आयु मान लेंगे, यहाँ पर रोहन की आयु कितनी है, x है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से,
माना रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर x वर्ष है। तो रोहन की माँ कितने साल की होगी फिर, यानी रोहन की माँ की उम्र, माँ की आयु कितनी होगी, इस प्रकार माँ की आयु। तो रोहन से कितनी साल बड़ी है वो, 26 वर्ष। 26 जोड़ देंगे इसमें, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब जो बोल रहे हैं 3 साल बाद, तो हम क्या करेंगे, 3 साल आगे चलेंगे हम, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद देखेंगे हम। तो रोहन कितने साल का होगा फिर, रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर होगी 3 जोड़ देंगे यानी x प्लस 3। ठीक है, 3 जोड़ देंगे, 3x प्लस 3 वर्ष होगी। और माँ की आयु कितनी होगी हमारी, माँ की आयु, तो माँ की आयु होगी हमारी x प्लस 26 तो पहले ही थी, और 3 और जुड़ जाएगी 3 साल बाद, तो टोटल मिलाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे वो कि इन दोनों की आयु का गुणनफल, कौन कौन सी, रोहन की आयु 3 साल बाद और माँ की आयु 3 साल, दोनों का गुणनफल कितने के बराबर है हमारा, 360 के बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार लिख देंगे यहाँ पे x प्लस के 3 और x प्लस के 29 बराबर हो जाएगा हमारा 360 के। अब इनका गुणा कर लेंगे हम, x का करेंगे हम, x से तो कितना हो जाएगा, x उसके, x का 29 से करेंगे तो 29x, अब 3 का x से करेंगे तो 3x, 29 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 थी कितने होते हैं 58, सॉरी 57, 3 नाम 27 हासिल 2, और 3 दूनी 6 2 87 होते हैं। ठीक है, 29 30 87 इक्वल टू 360, 360 को अपनी तरफ ले लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 32, तो जो हो जाएगा 32x और प्लस के 87 और ये माइनस के 360 बराबर कितना बचेगा हमारा, 0 बचेगा हमारा, बराबर कितना बचेगा हमारा, 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 32x और 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, घटा देना आराम से ना। ठीक है, 10 में से 7 गए तो 3 और यहाँ रह गया कितना 5, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पर रह गया कितना 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 273। और देख लेना घटा के, यही होगा आंसर। ठीक है, और घटा के देख लेना सही है गलत है। तो कहने का मतलब जी आ गया। अब लेकिन पूछा क्या था क्वेश्चन में, इन्होंने वही सेम क्वेश्चन, रोहन की आयु, तो रोहन की आयु कब निकलेगी, जब इसे द्विघात समीकरण को सॉल्व कर देंगे। और द्विघात समीकरण कब सॉल्व करना सीखेंगे, अगली एक्सरसाइज में। तो जी मैं अगली एक्सरसाइज बताऊंगा मैं सॉल्व करके। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो मान लेंगे थोड़ी देर के लिए रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यहाँ पे हमें नहीं मालूम कितनी है रेलगाड़ी की चाल, तो हम मान लेंगे। देखो पहली बात तो एक बताऊं, तो हम जो फॉर्मूला का यूज करेंगे जो हम पहले से पढ़ चुके हैं एक बार, चाल बराबर दूरी बट्टे समय से। ठीक है, या फिर समय, इसका समय इधर ले जाएंगे तो समय इधर लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, छोटी छोटी क्लास का क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला है तो हम पढ़ चुके हैं तरह से। अब देखो करेंगे कैसे इसी क्वेश्चन को। अब मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, मान लो तुम, माना रेलगाड़ी की जो पहली चाल थी, अब देखो हमें नहीं मालूम चाल कितनी थी, क्योंकि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है, कमी तो कर दी है। तो अब पहली वाली चाल क्या हमें नहीं क्या मालूम कितनी होगी, तो मान लेंगे यहाँ पे चाल ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और दूरी कितनी तय कर रही है, वो दूरी कर रही है 480 किलोमीटर। जब 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है इस चाल से, तो समय क्या लग रहा होगा, यहां से हम समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो देखो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अच्छा, दूरी कितनी है हमारे पास 480, और समय कितना लग रहा है हमारा, सॉरी चाल कितनी है हमारे पास x, जो आ जाएगा हमारा घंटा, इतने घंटे लग रहे हैं, यानी कहने का मतलब। ठीक है जी, क्या लग रहा है हमें, इतने घंटे लग रहे हैं इस चाल से चलने में x से। अब जी क्या बोल रहे थे आगे
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो क्या हो जाएगा, नई चाल बन जाएगी हमारी। तो नई चाल क्या हो जाएगी हमारी, नई चाल हो जाएगी हमारी। यानी पहले कितने से चल रहे थे, x से, अब x में ऐसे कितना कम कर रहे हैं, 8 कम कर रहे हैं। तो 8 कम कर रहे हैं तो x में से कितना कम कर देंगे, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर से, और दूरी वही चलनी है दोबारा से वाली। तो फिर इसका समय निकालेंगे, क्योंकि जब चाल बदल रही है तो समय भी बदलेगा, क्योंकि चाल और समय का संबंध सीधे सीधे होता है हमारा, ठीक है। जब चाल बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा, वो समय कम होगा, और चाल कम करेंगे तो समय बढ़ेगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे हम समय निकाल लेंगे हम नया वाला। तो समय कितना आएगा, समय बराबर दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी ये 480, लेकिन चाल बदल गई, चाल कितनी होगी अब, x माइनस 8 जीबी घंटा आ गया। अब जो बोले इन दोनों समयों में कितने का अंतर आ गया, 3 घंटे का आ गया इन दोनों समय में, क्योंकि समय जे भी है, जे पहली वाली चाल से चल रहे थे, अब एक स्पीड कम कर दी हमने तो नई वाली चाल है। तो बस एक बात ये बताओ कि यहाँ पर समय कौन सा ज्यादा है, समय जे ही तो ज्यादा होगा हमारा, क्योंकि चाल कम है यहाँ पे, और जो चाल ज्यादा है तो ये समय कम लग रहा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, तो बस ज्यादा समय में से कम समय को घटा के किसके बराबर कर देंगे, 3 घंटे के बराबर कर देंगे, क्योंकि जी तो अंतर आ रहा है 3 घंटे का में। तो लिख देंगे हम प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ज्यादा समय जी लग रहा है हमारा, तो 480 माइनस बट्टे x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x बराबर कितने घंटे के बराबर है, 3 घंटे के बराबर। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, देखो आगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 480 में लिख दूं यहाँ पे एक बार, देखो यहाँ लिख लेता हूँ, 480 अपॉन x माइनस 480 x माइनस 8 और 480 बट्टे x बराबर कितने घंटे के बराबर है हमारा, 3 घंटे का। अब तुम क्या करेंगे, इन 480 तो ऊपर से निकाल देंगे बाहर, तो कितना रह जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x। अब इसे कैलकुलेशन करना है, तो बस कैलकुलेशन समझ लो अच्छी तरह से। देखो 480 ऐसी रहने देंगे हम, x और x माइनस 8 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, x माइनस 8 से x माइनस 8 चलेगा, x बचेगी तो x यहाँ पर आ जाएगी, और x से x चली जाएगी, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का तो x हो जाएगा, -1 से करेंगे इसमें, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा हमारा 8 और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3। देखो x से x कट गया, तो कितना बचा, 480 ऊपर रह गया हमारा 8 इंटू में, और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके नीचे एक 1 1 के, तो इसका तो करेंगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर और 3 अट्ठे 24, और इसका कर देंगे 0 8 8 64 और फिर 6 और 8 चौक 32 और 6 32 और 6 38। अब इसे अपनी तरफ ले लेंगे हम, ठीक है, इसे अपनी तरफ ले लो बस। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 24x और जो हो जाएगा माइनस के 3840, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो 3 सब में से कॉमन आ रही है, 3 हम बाहर निकाल सकते, निकालना चाहोगे तो x स्क्वायर 3 अट्ठे 24, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो बच गया 3 अट्ठे 24 इतनी बार, ठीक है। अब जिसमें से 0 के बराबर कौन सी संख्या होगी, जी तो होगी नहीं, 3 0 के बराबर कौन सी संख्या होगी, जी वाली होगी, यानी x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0, यानी जी आ जाएगा हमारा द्विघात संख्या, ठीक है। अब इसे हल आगे सीखेंगे हम अगली एक्सरसाइज में। ये तो होगी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब करेंगे सारे उदाहरण, जितने भी उदाहरण है, क्योंकि उदाहरण एक भी छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है, एग्जाम्पल अच्छी तरह से, क्योंकि एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे दे रखे हैं हमें, तो अब एग्जाम्पल